नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। टीचर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स बाजार तो हमारे लिए सबसे बड़ा टीचर है ये, और रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ बाजार हमें सिखाता है। पर हमने सोचा कि इस टीचर्स डे पर अनिल जी से उनका अनुभव जानेंगे इस बाजार में। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है और अच्छा स्टॉक पिकर बनना है, किस तरह से आपको एक बढ़िया शेयर चुनना है, या फिर अगर आप शेयर में निवेश कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये जानने की कोशिश की जाए। तो आज टीचर्स डे स्पेशल पर शेयर चुनने के गुरु मंत्र ये हमें सिखाने वाले हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर। बहुत बहुत शुक्रिया टीचर्स डे पर जुड़ने के लिए और ये स्पेशल शो तैयार करने के लिए। बिल्कुल दी। सबसे पहले तो टीचर्स डे की ढेरों बधाइयाँ। और आप तो रोज बाजार पर कुछ सिखाते हैं, पर ये इंटरेस्टिंग व्यू कहाँ से आया कि शेयर चुनने का गुरु मंत्र सिखाया जाए? दी, पहली चीज़ ये कि ये एक ऐसी जगह है स्टॉक मार्केट जहां आप कभी गुरु बन ही नहीं सकते। हाँ। आप लाइफ लॉन्ग टीचर बन ही नहीं सकते हैं। आप स्टूडेंट ही बनकर रहेंगे और वही रहने में समझदारी है। हाँ, कुछ कुछ जो हमने सीखा है वो दूसरों को बता सकते हैं जी। या हमने क्या सीखा है। और हमने भी या तो मार्केट से सीखा है या कुछ बड़े दिग्गजों को देखकर सीखा है। तो पूरी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गुरु मंत्र मेरे अपने नहीं है। जो मेरे ये गुरु मंत्र के बजाय अनुभव है। हाँ। जो हमने इस मार्केट में लिया है। और वही डिफ्रेंशिएट करता है कि जिसको जितना ज़्यादा मार्केट का अनुभव है वो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट को समझा सकता है, बता सकता है। तो पूरे के पूरे गुरु मंत्र हैं वो मार्केट के हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। हम सिर्फ अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कैसे अच्छे शेयर चुने जाएं, ये हमें सीखना है। शेयर चुनने के वक्त क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए इस शेयर में, ये आज हम बताने की आपको कोशिश करें। चलिए सर, तो चलिए कैसे अच्छे शेयर चुने जाएं ये जानना ज़रूरी है। आई थिंक जब भी आप बात करते हैं सर, सबसे पहले तो कही जाता है कि मैनेजमेंट क्वालिटी है, किस तरह की मैनेजमेंट है ये देखा जाए। जरा इसके बारे में पहले बताइए। मैनेजमेंट में दो चीज़ें देखनी है, मजबूत मैनेजमेंट और भरोसेमंद प्रमोटर। ओके। अब आप सोचेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है? जी है फ़र्क है। कैसे? मजबूत मैनेजमेंट वो है जो हर रोज़ कंपनी को चलाता है। राइट। कंपनी का एमडी हो गया, सी हो गया, सीएफओ हो गया, ये सारे जो वो चाहे तो खुद प्रमोटर हो सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हो। सो जो कंपनी को डे टू डे बेसिस पर चला रहे हैं वो कितने मजबूत हैं। राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक तरफ प्रमोटर है, एक तरफ मैनेजमेंट है। तो जो डे टू डे एक्टिविटी करने वाले जो बिजनेस चलाने वाले मैनेजमेंट है वो एकदम प्रोफेशनल होने चाहिए। राइट। बिजनेस की समझ होनी चाहिए, बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उनकी बात हुई। अब आइए भरोसेमंद प्रमोटर। अगर प्रमोटर अच्छे नहीं है और आपने खाली प्रोफेशनल मैनेजमेंट को देखा तो भी बात नहीं बनेगी। और प्रमोटर अच्छे हैं और आपका मैनेजमेंट डे टू डे वाला खराब है तो भी बात नहीं बनेगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। प्रमोटर भी अच्छे होने चाहिए, भरोसेमंद होने चाहिए। और भरोसेमंद और अच्छे प्रमोटर से मतलब क्या है? ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि ये लगाया पता चल गया ये मैनेजमेंट अच्छा है खराब है। कुछ चीजें ऐसी जो आपको उनमें देखनी है। राइट। जैसे कि प्रमोटर्स बार बार अपनी शेयर होल्डिंग कम ज्यादा तो नहीं करते। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, ज्यादा करे तो चलो ठीक है, हर बार बढ़ा रहे तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन कभी बेच दिया कभी खरीदा, ये चीजें नहीं करें। दूसरी चीज, बार बार बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग ना करें। रिस्ट्रक्चरिंग से मतलब कैसे है कि टाइम खराब चल रहा है तो कंसोलिडेशन कर लो, सारे बिजनेस ऑपरेशन एक साथ ले आओ ताकि कॉस्ट बचे। और टाइम अच्छा चल रहा है तो सबको अलग कर लो, वैल्यू अनलॉकिंग कर लो। हाँ। हर बार ये ना हो। हर बार ये नहीं होना चाहिए। एक आध बार लाइव कर लिया ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बार बार आप ये करेंगे। तीसरी चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे कई दर्शक बोलते हैं ये होता क्या है सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कोई फॉर्मूला है नहीं। आपको मैनेजमेंट को उसकी नीयत से पहचानना है। भाई नीयत क्या है? क्या आपको वापस देने की नीयत है क्या? मैनेजमेंट जो कमा रहा है जी, वो आपको वापस दे रहा है क्या? या मैनेजमेंट ने कोई बड़ा बिजनेस बेचा, उससे पैसा आया तो वो क्या आपको बांटने के मूड में है या अपने पास दबा के रखने के मूड में? ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कई बार होता है ना कि कुछ मैनेजमेंट ऐसे होंगे जो जैसे ही कोई बड़ा बिजनेस बेचा, पैसा आया, शेयर होल्डर में बांट देंगे। वो बड़े बिरले, कोई हार्डली कोई ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। बाकी मैनेजमेंट क्या करते हैं? आया पैसा, बोला हम सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, बताएंगे। अरे भाई यहाँ पे तो लोग बच्चे पैदा होने के पहले चार चार नाम ढूंढ के रखते हैं कि बच्चा लड़का हुआ तो ये, लड़की हुई तो वो। करेक्ट है ना? अब आप इतना बड़ा बिजनेस बेच रहे हो, इतना पैसा आ रहा है, पता नहीं, लेकिन वो इच्छा नहीं है कि रिटेल शेयर होल्डर्स को कुछ दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं वो ध्यान में रखने वाली चीजें। एक जो इंटरेस्टिंग चीज है मैनेजमेंट को लेकर वो ये कि अगर आपने अच्छे मैनेजमेंट का शेयर ऊंचे दाम पर ले लिया तो भी पैसा बना लेंगे, तो भी पैसा बन जाएगा। लेकिन खराब मैनेजमेंट का शेयर आपने कम दाम पर भी लिया तब भी पैसा बनने की गारंटी नहीं है।
इसलिए एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना है, हमें कचरा नहीं खरीदना है, क्वालिटी खरीदनी है। क्वालिटी खरीदनी है, ये क्लियर हो है ना? और मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंडिकेटर। हाँ, अगर और ये इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, जो आप 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो अच्छी बढ़िया क्वालिटी के भरोसेमंद मैनेजमेंट में और भरोसेमंद प्रमोटर और उसके साथ क्वालिटी मैनेजमेंट, इन दोनों का संगम जहाँ हो गया वह आपका काम हो गया। बस वहाँ पर फोकस करना है। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट अच्छी है तो फिर उनकी परफॉर्मेंस कैसे समझनी चाहिए? वो किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी में लाते हैं फिर? देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि आपको कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, 5 10 15 साल का, जो आपको ठीक लगे वो वाला आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। एक तरह से ये समझिए कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है, वो आपके लिए भगवान है। आपको शेयर खरीदने के बाद एक बार ऐसा समझिए रोज उसकी पूजा करनी है, क्योंकि भगवान ही आपको प्रसाद देगा। करेक्ट है ना? और वो प्रसाद के तौर पे मिलता है आपको डिविडेंड। राइट, ठीक है। करेक्ट सर। और कभी कभी बड़ी पूजा होती है तो मतलब खाली प्रसाद वो हाथ में नहीं, पूरा वो भोग लगता है, भोजन होता है, प्रसादी होती है। तो वो होता है आपके लिए, कभी बोनस शेयर आ गया। राइट, ठीक है ना? तो क्या आपका मैनेजमेंट लगातार आपको डिविडेंड देता है, ये आपको देखना है। डिविडेंड का और बोनस शेयर वगैरह देने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ठीक है। एक तो ये कि आपको साल दर साल आपको डिविडेंड मिलता रहे तो वो रेगुलर इनकम आ रही है। दूसरी तरफ से कि प्राइस एप्रिसिएशन, आप शेयर में निवेश करके 2 तरीके से कमाते हैं, एक डिविडेंड मिला उससे और दूसरा आपके शेयर का दाम बढ़ा उससे। बोनस तो ठीक है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, वैल्यू घट जाती है, वो एक अलग चीज़ है, वो बुक एंट्री ज़्यादा है। सो अगर शेयर का दाम भी आपका बढ़ रहा है तो अच्छी कंपनी का जो शेयर होगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होगा, वो धीरे धीरे आपका शेयर का दाम बढ़ता रहेगा और वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। अब आपको अंदाज़ा ये लगाना है कि कौन सी कंपनी कितने समय के लिए डिविडेंड देती है, कब से दे रही है। फॉर एग्जांपल, आप मुझे 2 साल से जानते हैं तो थोड़े ज़्यादा जानेंगे, जो लोग मुझे 2 महीने से कर रहे हैं वो हमें कम पहचानेंगे, जो लोग 15-20 साल से बचपन से मुझे जानते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि अनिल सिंह भी कैसा है। करेक्ट। सो आप अपनी कंपनी को जितना ज़्यादा लंबे समय से जानेंगे पहचानेंगे, उतना आपको समझ में आएगा कंपनी के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि जिस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हो उसकी कुंडली बनाओ, पूरी डिटेल लिखो कि मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो, लिखो, समझो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कंपनी चला रहे हैं। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जितना ज़्यादा आप देख सके उतना बढ़िया। अंडरस्टूड सर। अच्छा, कई बार बात होती है कि भाव कैसा है ये जानना ज़रूरी है, वैल्यूएशन है सस्ती या महंगी है, ये थोड़ा समझाएं। वैल्यूएशंस कैसे जानेंगे? वैल्यूएशन पे तो एक अलग ही पूरा एपिसोड हम आराम से कर सकते हैं, और वो भी एक में नहीं होगा। मतलब वैल्यूएशन तो वो ऐसा नहीं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। एक ही भाव में सौदा हो रहा है, एक आदमी खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है, एक को महंगा लगता है, एक को सस्ता लग रहा है, इसीलिए ट्रेड हो रहा है। सो इसलिए ये बड़े रिलेटिव टर्म है कि शेयर सस्ता है या महंगा है। लेकिन जो इन जनरल आपको शेयर खरीदने में जो सोचना है, शेयर सस्ता भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। अब कोई अच्छा है तो सस्ता क्यों होगा और सस्ता है तो अच्छा क्यों होगा? एग्जैक्टली। ये सोचना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है दीप कि जब आपको अच्छे शेयर सस्ते मिले। फॉर एग्जाम्पल, कोविड का टाइम हुआ, सब गिर रहे हैं, अच्छे शेयर भी गिर रहे हैं, खराब भी गिर रहे हैं। राइट। कोई बीच बीच में करेक्शन जब आते हैं, तब सिर्फ मार्केट में करेक्शन है उस वजह से अच्छे शेयर भी गिरते हैं। राइट। तब आपको वैल्यूएशन। और बाकी एक और चीज़, अगर आप ये सोचे कि मुझे सबसे बढ़िया शेयर चाहिए और सबसे सस्ते दाम में चाहिए और जहाँ रिस्क खत्म हो जाए, वो आमतौर पर पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तभी होता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बाजार की हो। और उस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना, हाँ इस कंपनी के बारे में मुझे पता अच्छी है, अब ये भाव गिरा है क्योंकि सब गिरे हैं, अब मुझे लेना है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, 2 पैरामीटर देख लीजिए, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और भाव सस्ता आ गया, बस ले लेना है। दूसरा ये कि वैल्यूएशन आपको दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है, समझो आप कोई मेटल स्टॉक खरीद रहे हो तो उस सेक्टर की 5 कंपनियां देख लो, उनकी साइज देख लो, उनकी प्रोडक्ट की लीडरशिप देख लो और उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन कंपेयर कर लो। सो ओवरऑल मार्केट, सेक्टर, कॉम्पिटिटर, इन सबको मिला के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो शेयर खरीद रहा हूँ वो सस्ता है कि नहीं। समझ गए। सो थोड़ा सा वो ध्यान लगाकर खरीदेंगे तो आपके अच्छे शेयर में सही भाव में एंट्री हो जाएगी। सही भाव में एंट्री हो जाएगी। सर, इतने सारे फैक्टर्स आपने समझा दिए, बट इन सब के बीच वाकई में कंपनी कितनी अच्छी है ये कैसे पता चलेगा सर? देखो, वैसे तो एक बार निवेश करने के बाद से पता चलने लगता है। वो कहते हैं कि वो शादी का लड्डू है, खाए तो बचता है, ना खाए तो। शेयर भी ऐसा ही है, नहीं लो तब तक लगता है नहीं लिया नहीं लिया नहीं लिया, और लेने के बाद लगता है क्यों लिया क्यों लिया क्यों लिया। वैसा वाला हाल है। सो इसका तरीका सिंपल है कि
बाहर से आप देखेंगे तो आमतौर पर जिन इन्वेस्टर्स को आप समझदार मानते हैं, म्यूचुअल फंड्स हुए हैं, एफआईज हुए हैं, कोई बड़े जाने माने नाम हुए, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे समझदार ही हों। Right. और अगर समझदार हैं तो भी सारे के सारे उनके स्टॉक सही निकले। आप झुंझुनवाला साहब का भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो टॉप 5 स्टॉक नहीं, उनका 90% पोर्टफोलियो बनाया है, Absolutely. है ना। 50 खरीदे होंगे, इसमें से 5 ने काम कर दिया। Right. तो वो 5 कौन से, वो तो बाद में पता चलता है ना, 15 साल 20 साल बाद, आज थोड़ी पता है। Exactly. करेक्ट। सो आपको देखने के लिए ये देखना है कि पहली चीज तो कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। राइट। अच्छे लोग पैसा लगा रहे हैं और ये हमसे ज़्यादा पढ़कर लगा रहे हैं, हमसे ज़्यादा इन्होंने रिसर्च की होगी, 4 बार मैनेजमेंट से मिले होंगे, बात की होगी, समझा होगा कि भाई आगे फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो वो एक अगर आप देखते हैं तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब फंड्स में भी अलग तरह के फंड्स होते हैं। जी। कोई फंड ऐसा है, आप अपने जैसे ब्रोकरेज रिपोर्ट रोज देखते हैं ना, राइट सर। किसी ब्रोकर की रिपोर्ट पे स्टॉक भागता है, किसी पे हिलता भी नहीं है। एग्जैक्टली। क्यों? ब्रोकर पे भी फर्क पड़ता है बिल्कुल। कि किसी अच्छे फॉरेन ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई तो उसके पीछे लोग पैसा लगाते हैं, खरीदते बेचते हैं। Correct. सो फंड भी कौन से हैं? जाने माने बढ़िया अच्छी क्वालिटी के वेल स्टेब्लिश रेस्पेक्टेड फंड है या ऐसे आलू चालू फंड है? हाँ। सो अच्छे नाम वाले फंड है तो आपको पता है कि भाई ये फंड है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ये अच्छे पे शेयर खरीदते हैं, वहां ध्यान रखते हैं। ठीक है। अच्छा सर, कर्ज की काफी बात होती है। हाँ। डेट को हम अच्छा भी मान लेते हैं, कभी बुरा भी मान लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट रहता है कर्ज, और प्रमोटर ने कितना कर्ज लिया, कंपनी ने कितना कर्ज लिया, जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं? तो आपको दोनों तरह के लोग मिलते हैं मार्केट में। एक वो लोग होते हैं कि जो पूरी जितना पैसा बचाते सारा इक्विटी में, हाँ। और दूसरा वो कि मतलब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता शेयर के, मेरे को तो खरीदना ही नहीं है, हाँ। इस तरफ जाना ही नहीं है। राइट। दोनों तरफ के इन्वेस्टर्स गलत है। Okay. जो 100% डेट में लगाते हैं एफडी में वो भी गलत है, जो 100% इक्विटी में लगाते हैं वो भी गलत है। Right. ठीक उसी तरह से वो सारी कंपनियां जो 100% कैश में है, डेट फ्री है, वो भी हो सकता है शायद थोड़ी गलत हो, और जो 100% ओवर बर्डन है, भारी भरकम कर्ज ले रखा है, वो भी गलत है। लेकिन दोनों में से फिर भी अगर एक चुनना है तो जिन्होंने कर्ज नहीं ले रखा है या कम कर्ज है, क्योंकि क्या होता है कई बार है ना, कुछ इंडस्ट्री ऐसी जहाँ आप बिना कर्ज लिए ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैपिटल इंटेंसिव ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ बड़े पैसे की जरूरत होती है, पावर बिजनेस है, आपको लेना ही पड़ेगा डेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो ग्रो कैसे करोगे? Exactly. करेक्ट। सो लेकिन वो कितनी लिमिट में है, कैश ज़्यादा हो कर्ज कम हो, ये गुरु मंत्र है। राइट। यानी कि बैलेंस शीट पे कैश होना चाहिए, कैश फ्लो रेगुलर आते रहे, जो आप बिजनेस करें पैसा आना चाहिए, खाली बुक्स में डेटर्स क्रेडिटर्स में ना दिखे। एग्जैक्टली। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, गल्ले में पैसा आया ना। एग्जैक्टली। उधार में तो बिजनेस कर लो, आप खोल दो दुकान गांव में और बोले मैं दूंगा उधार, 6 महीने बाद आके पैसा, 2 दिन में माल खाली आपका, एग्जैक्टली। है ना। वो थोड़ी करना है। वो थोड़ी नहीं करना कैश में बोलो कि मैं 2% डिस्काउंट दूंगा लेकिन लूंगा पूरा अपफ्रंट कैश, फिर देखो कितने आते हैं, एग्जैक्टली। है ना। सो आपको देखना ये। अच्छा, दूसरा क्या, अगर कैश आपके पास में है, डिविडेंड कंपनी ज्यादा देगी। Right. कैश आपके पास है, कोई बढ़िया मौका आया, आप तुरंत नया बिजनेस शुरू कर सकते हो या उसी बिजनेस में एक्सपांशन कर सकते हो, कोई एक्विजिशन करना तो कर सकते हो। तो सीधी बात ये कि जिस बैलेंस शीट पर कैश ज्यादा है उस पर ज्यादा भरोसा करें। अंडरस्टूड सर। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि प्रमोटर्स शेयर गिरवी रखते हैं, इसको कैसे समझना है सर, और क्यों रखते हैं गिरवी शेयर? मतलब और भी तरह से तो आप कर्ज उठा सकते हैं, गिरवी क्यों रखते देखो, गिरवी रखना अपने आप में बहुत बुरी बात नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि प्रमोटर की गिरवी रखने का पर्पस क्या है। हाँ। एक तो प्रमोटर शेयर गिरवी रख के अपना बंगला बना रहा है, बड़ा लग्जरी गाड़ी खरीद रहा है, घूम रहा है फिर रहा है, उस पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रहा है? दूसरा है कि प्रोडक्टिव यूज है, Right. वो लेकर वही उससे जो पैसा आया कोई बिजनेस में ही लगा रहा है ना। तो और वो रिलेटेड बिजनेस में लगा रहा है, अनरिलेटेड बिजनेस में नहीं। करेक्ट। सो गिरवी रखकर उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करें, अगर वो पता चल पाए तब तो बहुत बढ़िया। Right. लेकिन हर केस में आपको पता चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि एक्सचेंजेस क्या बोलते हैं, आपने जितने गिरवी रखी उसकी जानकारी दो। जी। ये कहीं नहीं लिखा कि क्यों गिरवी रखा है उसकी जानकारी दो। Right. पर्पस क्या है वो तो फिर वो आपको पता लगाना रहा। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि गिरवी, जिन प्रमोटर्स की इक्विटी, जिनके शेयर ज़्यादा गिरवी रखे हैं, वो टाइम बम है, टिक टिक टिक, किस दिन फूटेगा पता नहीं। राइट। करेक्ट। क्योंकि जब मार्केट खराब होता है, अब होता क्या है, शेयर का दाम घट गया, फिर आप बोलोगे कि जी जिससे फाइनेंशियल लेकर रखिए या तो उसको पैसे दो या और शेयर दो और गिरवी रखो, और होता यही ना, उस समय किसके पास पैसे होते हैं, एग्जैक्टली। है ना। समय तो कोई ये थोड़ी सोचता कि 100 रुपए का शेयर मार्केट जोर से गिरा 4 दिन में 50 हो जाएगा, और स्पेशली एफएनओ वाले शेयर। Exactly. सो थोड़े जो जहाँ प्रोमोटर की स्टेक गिरवी ज़्यादा है
वहाँ थोड़ा सा सावधान रखना जरूरी है, उसमें मतलब अलर्ट रहना चाहिए। राइट सर। हाँ, और थोड़ा बहुत हो चल सकता है, ठीक है, बट ज़्यादा गिरी जैसे 80%, 90%, 100% इनके गिरी, अरे नहीं भाई, दूर फिर तो आपको रेड फ्लैग मिल गया। हाँ। अच्छा, चलो ये सर, ये तो रही कंपनी की बात, प्रमोटर की, मैनेजमेंट की बात, बट कंपनी किस सेक्टर का हिस्सा है ये जानना कितना जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्टर के बेसिस पे कई बार क्या होता है कि लोग दो तरीके से देखते हैं। एक, पहले कंपनी खरीदेंगे, फिर सेक्टर देखेंगे, फिर इकोनॉमी देखेंगे, फिर दुनिया भर को देखेंगे। दूसरा है कि पहले दुनिया भर की इकोनॉमी, वहाँ के मार्केट देखेंगे, फिर उसमें से हमारा देश इंडिया देखेंगे, फिर इंडिया में से कोई सेक्टर जो पसंद आ रहा है वो देखेंगे, फिर उसमें आके कंपनी। टॉप डाउन, बॉटम अप, ये दो तरह की अप्रोच होती है। अंडरस्टूड। आपको क्या करना है, हम तो यहाँ के शेयर खरीद रहे हैं, तो हमें ग्लोबल और इकोनॉमी उस पर ज़्यादा इस वक्त फोकस करने की जरूरत नहीं, हम शेयर पर फोकस कर रहे हैं। तो जिस सेक्टर का शेयर आप चुन रहे हैं, उस सेक्टर का हाल क्या है, उस सेक्टर की आगे 5-15 साल की ग्रोथ क्या है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम है, फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, आपको पता है ये बढ़ने ही बढ़ने, करेक्ट। लेकिन जरूरी नहीं कि टेलीकॉम में भी बीच में ऐसा समय 7-8 साल तक किसी ने कोई पैसा नहीं बनाया। करेक्ट सर। तो आपको उस सेक्टर में किस लेवल तक का ग्रोथ है, प्लस किस लेवल तक का कंपटीशन है। ये अगर ग्रोथ तो है, लेकिन हर दूसरे आदमी को वही काम करना है, करेक्ट, कैसे होगा फिर? हाँ, है ना। और एक और बात ये कि कंपटीशन में भी मतलब ऐसा कि हर आदमी घुस जाए, जिसकी मर्जी आए वो बिजनेस कर ले, एंट्री बैरियर नहीं है। हाँ, करेक्ट, किराने की दुकान हर आदमी खोल सकता है, एग्जैक्टली। कोई लाइसेंस तो ऐसा नहीं चाहिए कि जिसको कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। अगर हर आदमी घुस सकता है और कंपटीशन, तो नेचुरली आप फिर उतना कमा नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ें आपको देखनी है कि एंट्री बैरियर है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़ देखनी कि सीजनल बिजनेस तो नहीं है। राइट, मेटल्स में जैसे होता है। हाँ, कुछ मेटल्स हैं, कुछ जैसे शुगर है, कुछ चीज़ें जो सीजनल है, तो आपको पता ही है सीजनल है, लेकिन ये सोच समझ के आपको पैसा लगाना है कि सीजनल बिजनेस वालों में लगा रहे हैं। अच्छा, जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसमें एक चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये कि कुछ प्रोडक्ट तो उसके ऐसे होने चाहिए जो मार्केट लीडर हो। हाँ, भले ही सारे ना हो, है ना। अगर वो 1-2 प्रोडक्ट भी अगर ऐसे बनाए जो कि मार्केट लीडर है तो वो जबरदस्त है। तो वो पोजीशनिंग कंपनी की कैसी है वो देखनी चाहिए। ठीक है सर। इस सब में जो सरकार की पॉलिसी है, गवर्नमेंट रूल्स हैं, पॉलिसी एक्शन है, ये कितना इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है सर? ये सब सरकार की पॉलिसी तो जानना समझना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन समझ पाता है। हाँ। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि कोई ऐसा सेक्टर तो नहीं है जिसमें सरकार का दखल जरूरत से ज़्यादा हो। हाँ, राइट। अगर हर 15 दिन में पॉलिसी बदलती हो, कुछ हर नया आ साल गया। में कुछ नया आता हो, दाम उसके प्रोडक्ट के ऊपर नीचे होते हो, तो इसमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उसमें फिर क्या होता है, आप पैसा उसमें भी बना सकते हैं, राइट सर। लेकिन उसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पैसा आपका कम बनेगा या समय ज़्यादा लगाएगा। हाँ, राइट। तो उसमें स्किल सेट ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई फर्टिलाइजर हुआ, कोई शुगर हुआ, कोई दूसरी एग्री कमोडिटीज़ हुई, है ना, तो उसमें होगा ये कि आप तभी पैसा बना पाएंगे जब आपकी एंट्री और एग्जिट परफेक्ट हो। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपको समय ज़्यादा देना पड़ सकता है, ये सब हो सकता है। तो जहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज बार बार बदलती है वो थोड़ा आपको क्वेश्चन मार्क करती है कि नहीं भाई, दूर रहो। ठीक है। अच्छा सर, आज तो अब तो ग्लोबलाइजेशन का वक्त है, हमारी कितनी कंपनीज MNCs हैं, हाँ, कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि उनका घरेलू कारोबार कैसा है और इंटरनेशनल कारोबार उनका? बहुत ज़रूरी है। और अब तो मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली, लिस्ट में नीचे आया, थोड़ा ऊपर आना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में आपको खाली इंडिया में नहीं देखना ना। एग्जैक्टली। पता चला किसी चाइना ने डंपिंग शुरू कर दी, तो आपकी बैंड बच जाएगी यहाँ पर। आपको कहीं से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, नहीं आ रहा है, तो आपकी हालत ख़राब। जैसे चिप्स का हुआ था ना, सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल रहे, लो सब कुछ है लेकिन चिप लगाने के लिए है नहीं, क्या करोगे? प्लस आप किसी देश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका किसी एक पर्टिकुलर देश में सारा एक्सपोर्ट जाता है, अगर उसके साथ आपके देश के राजनीतिक संबंध कम या ज़्यादा हो गए, राजनयिक संबंध, तो आपकी रिस्क है। तो जो कंपनियां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है वहाँ पर डीप कमाई के मौके ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ ही रिस्क भी ज़्यादा है। सो वहाँ पर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। राइट। अगर वो समझ में नहीं आए तो यहीं वाले भी लगे रहो, इसी में लो। हाँ, अगर आप कोई IT कंपनी में, फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन पता चला कि अमेरिका में मंदी आ गई और सारी कंपनियां IT के बजट 10 से 15% कम कर, ग्रोथ कहाँ से आएगी? एग्जैक्टली। सो आपको वो भी देखना है कि बाहर की कंपनियों में क्या कुछ हो रहा है। प्लस जो कंपनियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है उनकी फॉरेक्स हेजिंग किस तरह की है, नहीं तो पता चला रुपया ऊपर नीचे हुआ डॉलर के सामने, उसी में
गए काम से। सो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनियों में जब आप निवेश कर रहे हैं, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई करने की, समझने की ज़रूरत है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलिए सर, शो का नाम है शेयर चुनने के गुरु मंत्र। कई सारी चीज़ें आपने अपने अनुभव से बताई, बट कुछ अपने भी गुरु मंत्र दीजिए। और क्या चीज़ें हो सकती है जो आप सिखाना चाहेंगे? कोई इसमें ऐसी कोई खास बात है नहीं। मैं सिंपल एक चीज़ बोलता हूँ दीप, आज आपके और मेरे पास में तो पैसे नहीं है, पैसे हैं तो हमारे पास में शायद एंटरप्रेन्योर स्किल्स नहीं है, माइंड सेट नहीं है, हिम्मत नहीं है, जिगर नहीं है, इसलिए हम जॉब कर रहे हैं। राइट। करेक्ट। मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास इतना पैसा हो जाए कि कोई आप एक TCS जैसी कंपनी बना पाए, है ना, कोई एक IT कंपनी बना पाए, कोई एक FMCG कंपनी का बिजनेस कर पाए। आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या मेरे पास अगर इतना इनके जितना पैसा हो जाए तो मैं ये बिजनेस करूंगा क्या? ओके। कौन सा बिजनेस मैं करूंगा? कौन सा बिजनेस मैं करूंगा? अगर आज आपके पास में 2000 करोड़ रुपए हो फॉर एग्जांपल, और आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी, तो आप क्या बिजनेस करोगे? राइट। फिर उसमें ढूंढना शुरू करोगे उसमें बेस्ट कंपनी कौन सी। ये रिवर्स अप्रोच हो। जब आपने ये थॉट प्रोसेस लिया है कि मेरे पास जितना पैसा होगा तब मैं वो बिजनेस करूंगा, तो फिर आप है ना बिजनेस करने के बारे में सोचो, शेयर खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे कि मुझे ये बिजनेस करना है। दूसरी बात, जो शेयर आप खरीद रहे हो, आप उसको ये मत सोचो कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ, आप ये सोचो कि मैं इस बिजनेस में पार्टनर बन रहा हूँ, है ना। अगर समझो कोई FMCG कंपनी है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के बेचती है, मैं भी इस बिजनेस का पार्टनर हूँ, भले वो 99% का, मैं 1% का हूँ, मैं 0.01% का हूँ, मैं 100 शेयर का हूँ, बाहर 10 करोड़ शेयर है, लेकिन हूँ तो पार्टनर ना। जब आप, और पार्टनरशिप तो आप रोज रोज नहीं करते, रोज रोज नहीं तोड़ते, शेयर तो रोज खरीदो बेचो सुबह शाम। करेक्ट सर। लेकिन पार्टनरशिप जब आप करते हैं, जिस दिन पार्टनरशिप कोई करते हैं, आप ये सोचते हैं ना जिंदगी पर चले, राइट, मेरे बच्चे भी उसके बाद इसको आगे बढ़ाए, करेक्ट, यही सोचते हैं ना। सो जब आप किसी बिजनेस को पार्टनर समझकर उसमें पैसा लगाने की सोचते हैं ना, तो अपने आप आपकी अप्रोच लॉन्ग टर्म हो जाती है, फिर आप लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ जो है कि क्या ये कंपनी जिसमें आप शेयर लगाने, जिसका शेयर आप खरीदने की सोच रहे हैं, क्या ये 10 साल 15 साल बाद भी आपको मिलेगी? चलती रहेगी क्या? कि ये बिजनेस ऐसा तो नहीं कि 15 साल बाद खत्म हो जाएगा, या मैनेजमेंट का क्या होगा क्या नहीं। 15 साल 20 साल 25 साल, क्या मतलब आप अपने बाद अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस कंपनी को खरीद सकते हैं, उसके लिए देख सकते हैं क्या? ये अगर थॉट प्रोसेस है कि ये शेयर जो मैं खरीद रहा हूँ, जिस बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए लगा रहा हूँ, एग्जैक्टली, तो फिर क्या है, उसमें पैसा पक्का बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, और आपके बच्चों का नहीं आपका भी बन जाएगा। एग्जैक्टली, वो चीज़ बहुत ज़रूरी। तो आपको लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस उस हिसाब से करनी है, अपने आप आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि अगर आपके पास भी उतने ही पैसे हों, उतना ही टैलेंट हो, तो आप ये बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। राइट। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि यार मेरी तो काबिलियत नहीं, चलो एक IT कंपनी चलाने की, लेकिन मुझे कंपनी समझ में आती है, मैं टैलेंट या मैनेजमेंट हायर करूंगा और कंपनी चलाऊंगा। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली है कि अपने आप को पार्टनर समझे, सिर्फ शेयर खरीदने या बेचने वाला एक इन्वेस्टर ना समझे। राइट। लॉन्ग टर्म सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे, अपना समझ कर उसमें बस। और ये देख लें कि 15-20 साल 25 साल बाद कंपनी मिलेगी ना, अगर वो उसमें क्वेश्चन मार्क लग रहे हो, तो फिर उस हिसाब से डिसाइड लें। एक चीज़ रह गई जी, जी बिजनेस देखें रोज। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। हम और आप लगातार साथ साथ सीखेंगे। ये तो एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और बाकी तो दीप, ये तो आधा घंटे में जितना हम बता सकते हैं, अदरवाइज तो ये सीखने की और शेयर चुनने की जो प्रोसेस है इतनी लंबी है, एक एक टॉपिक पर आप घंटों शोज कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सार लाकर बताने की कोशिश की। आई होप लोगों को थोड़ी मदद मिलेगी। एब्सोल्युटली सर, वैसे तो रोज आपसे कुछ नया सीखते हैं, बट इस बार अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, शेयर चुनने, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये हमारी टीचर्स डे की स्पेशल पेशकश, शेयर चुनने के गुरु मंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आज तो स्पेशल मौके पर रोज बाजार के बारे में हमें कुछ नई सीख देने के लिए। हमारी तरफ से बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक्शन बना रहेगा आपके लिए।